क्या होता है इसमें? तो मोबिलिटी अपन पढ़ रहे हैं बेटा। मोबिलिटी क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उसके दोनों एंड्स पर, एक एंड पर पॉजिटिव और एक एंड पर नेगेटिव पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया, तो उन दोनों एंड्स के बीच में क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो हमको यही पढ़ना है हर जगह, क्या कि अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है कंडक्टर के अंदर। तो अब हमने बोला कि हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया जिससे E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगी तो इसमें क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रेवल करने लगेंगे और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको अपन VD से डिनोट करते थे, जैसा कि अपन पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। तो अब ये अपना क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, और ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो जब किसी कंडक्टर में अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करती हैं, और उस वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई करके 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, अगर किसी कंडक्टर में आपने पोटेंशियल अप्लाई किया और 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उससे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी उसको अपन मोबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोबिलिटी। यानी कि अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है उसे अपन मोबिलिटी कहते हैं। सपोज यहां पर मैंने 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जिससे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट हो गई, तो ये VD किसके बराबर होगी? मोबिलिटी के बराबर। और इसी में अगर आपसे बोल दिया जाए क्या कि अगर किसी कंडक्टर में मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया कितना? V, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हुई और उसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हो गई, तो मोबिलिटी जो है वो हो जाती है आपकी VD अपॉन E। आपको पता है वही कॉन्सेप्ट, 10 रुपए में 50 टॉफी, बार बार एक ही चीज चलेगी अपनी। 1 रुपीज बराबर 50 टॉफी अपॉन 10 रुपए की टॉफी दी है, 1 रुपए की टॉफी निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दिया। यहां भी वही है, क्या किया है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, E न्यूटन पर कूलम की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, तो 1 न्यूटन पर कूलम की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VD अपॉन E। तो यही आपका यहां पर वर्क करेगा, और यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है उसे अपन मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी बराबर आपका फॉर्मूला आ गया VD अपॉन E, और इसमें VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा क्या? न्यूटन मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आपका यूनिट आ जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मीटर मतलब L, कूलम मतलब चार्ज का AT होता है, और न्यूटन मतलब फोर्स का MLT-2, सबने पढ़ा है। उसके बाद टाइम दिया है मतलब T। सॉल्व करोगे तो क्या M ऊपर जाके -1 हो गया, L से L कैंसिल हुआ तो L 0 बचा, T की पावर नीचे -1 ऊपर जाएगी +2 तो T की पावर 2 हो गई, और A ऊपर ही है। तो ये आपका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? इसके बाद अपन आ जाते हैं किस पर? ओम्स लॉ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना जो भी इसमें लगे हो, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं किस पर? ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ से पहले एक बार बता दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, सॉरी मोबिलिटी क्या होती है बेटा? मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है जो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने पर जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब इसको म्यू से डिनोट करते थे, ये भी अपना क्लियर हो गया। अब अपन आ जाते हैं किस पर? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? सुनो कि अगर मैंने कोई कंडक्टर लिया और उसमें मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया V, अगर किसी कंडक्टर में मैंने V पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसमें I करंट फ्लो होने लगा। अब हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं,
अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दूं तो करंट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को घटाऊंगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब इसे बोलेंगे कैसे? ओम्स लॉ क्या होता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, तो जितना पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, और जितना पोटेंशियल कम करेंगे उतना करंट कम होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो एक बार और कहेंगे, व्हाट इज ओम्स लॉ? When the physical conditions of the conductor remains constant, जब किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। चाहे तो आप I इज प्रोपोर्शनल टू V लिख दो, चाहे V इज प्रोपोर्शनल टू I, बात एक ही। अब अगर V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IR। यहां पर R क्या होता है? कांस्टेंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी फॉर्मूला बता देते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I हो जाता है। इस रेजिस्टेंस के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, बाकी अभी हम देखते हैं इसको प्रूव करेंगे। अब ओम्स लॉ को अपन क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो ओम्स लॉ आ गया, व्हेन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, then the potential difference applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। या फिर when the physical condition of the conductor remains constant, then the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference। मतलब अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें फ्लो होने वाला करंट जो है वो उसमें अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको प्रूव करना है। अब अगर इसको प्रूव करना है तो अपन ने क्या लिया? प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। अब प्रूफ कैसे करेंगे? सुनो कि वही कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, V पोटेंशियल अप्लाई किया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो गई, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे जिनका मास क्या होगा? M, और इनका चार्ज क्या होगा? E। सब जानते हैं एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और अगर V पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसमें V पोटेंशियल अप्लाई करने पर I करंट फ्लो होने लगा। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या, उनका चार्ज क्या है? E, और मास क्या है? M। तो हम जानते हैं दो इक्वेशंस अपन ने इसमें पढ़ रखी हैं। पहली इक्वेशन होती है करंट की, करंट इक्वल टू क्या होता है? NEA/VD। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं? स्मॉल n। जी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी हुई है, इसकी वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। तो पहले आपको इसको ही पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ n क्या होता है। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और a क्या होता है बेटा? एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसके बाद जो आपको दूसरी वीडियो मिलेगी उसमें आपको पता चलेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वी नो दैट। हम और क्या जानते हैं बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? -EE/m इंटू टॉ एवरेज। अब ये माइनस हमने जब फॉर्मूला डेराइव किया था तो उसमें अपन ने माइनस लगाया हुआ था, यहाँ अपन माइनस को हटा देते हैं क्योंकि अपन को वेलोसिटी अकेली देखना है, उसका डायरेक्शन डिनोट करने की जरूरत नहीं। तो अब जैसे ही अपन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये अपना क्या हो जाता है? -EE/m इंटू टॉ एवरेज। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो E इक्वल टू NEA, VD की वैल्यू क्या होती है? EE/m इंटू टॉ एवरेज। ये चीजों को तो आप जानते ही होंगे। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब I इक्वल टू NE², E इंटू E² A, और E इंटू टॉ एवरेज अपॉन M। अब एक चीज देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। हम जानते हैं कि अगर आप V पोटेंशियल अप्लाई करते हो और E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है L लेंथ के कंडक्टर में, तो E इक्वल टू क्या बताया था? V/N।
ये कहां से आता है? रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस से। फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V अपॉन N। तो यहां पर पुटअप कर सकते हैं, तो I बराबर आपका आएगा NE स्क्वायर A इंटू E की वैल्यू क्या है? V अपॉन L, तो V अपॉन L इंटू टो एवरेज। अब जी आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, जी आपका हो गया करंट। आपको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देखना था, तो मैं एक तरफ पोटेंशियल को रख देता हूं, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ट्रांसफर करता हूं। तो बताओ, V को ऐसा ही रखा, ML को I की तरफ ले गए, तो मल्टीप्लाई में चला गया, और जो मल्टीप्लाई में इसमें था वो उसमें I की तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो एवरेज, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? V की वैल्यू आ गई। अब V की वैल्यू के आने के बाद देखो, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये सब चीजें कैसी होंगी? कांस्टेंट होंगी। अब ये सब कांस्टेंट हैं, तो अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूं तो क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनल। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां पर ये कांस्टेंट होता है ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टो एवरेज। ये आपका हो जाता है किसके बराबर? रेजिस्टेंस के बराबर। ये दिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R, जिसे अपन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर है? ठीक।